नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। हामिद अंसारी करीब 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति बनकर रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के दिन उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिस पर राजनीति गर्मा गई। 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहने के बाद हामिद अंसारी ये कहते हैं कि देश के मुसलमानों में घबराहट और असुरक्षा का माहौल है और मिलजुल कर रहने वाली सोच खतरे में है। तो क्या ये उनके मन की बात मानी जाए या फिर सियासी बिसात? हामिद अंसारी ने जो बात कही, क्या वो सच है या फिर मुसलमानों में डर पैदा करने वाली सियासत? धर्मनिरपेक्ष भारत का संविधान सभी को आजादी से रहने का हक देता है। अंसारी मुस्लिमों को असुरक्षित बता रहे हैं, लेकिन इसी देश में मुसलमान सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर भी रहे हैं। ऐसे में अंसारी अगर ये कहते हैं कि देश का माहौल मुस्लिमों के खिलाफ है, तो सवाल पूछा जाएगा कि उन्होंने मुस्लिमों की बेचैनी समझने में इतनी देर क्यों कर दी और देश में मुस्लिम वाकई डरे हुए हैं या फिर उन्हें सियासी फायदे के लिए डराया जा रहा है। और सवाल यह कि उपराष्ट्रपति पद से मुक्त होते ही क्या हामिद अंसारी धर्मनिरपेक्षता से भी मुक्त हो गए? आज इसी मुद्दे पर यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, उन सबसे हम बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जय, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वो कह गए जिससे सियासी हलकों में तूफान मच गया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि देश के मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है। हामिद अंसारी ने यह भी कहा है कि उन्होंने असहनशीलता का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगियों के सामने भी उठाया है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राज्यसभा टीवी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि देश के कई हिस्सों से ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। हामिद अंसारी ने कश्मीर मुद्दे को राजनीतिक समस्या बताया और कहा कि इसका राजनीतिक समाधान ही होना चाहिए। Problem has always been primarily a political problem, and it has to be addressed politically. Well, when young boys and girls come out onto the street and throw stones, day after day, week after week, month after month, it is something to worry about because they are our children, they are our citizens. The Muslim community is apprehensive, it's feeling insecure. Is that a correct assessment of how Indian Muslims feel, or is it an exaggerated one? It is a correct assessment. From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. उपराष्ट्रपति के बयान पर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने बयान पर सवाल उठाए हैं तो समाजवादी पार्टी ने बयान का समर्थन किया है। बड़ी बड़ी चुनौतियां देश के लोगों के सामने आई हैं, देश के सामने आई हैं। उन चुनौतियों पर विजय हासिल करते हुए भारत के लोगों के इसी संस्कृति और संस्कार ने देश को मजबूत किया है और आगे भी मजबूत करेगा। जिस तरह भाजपा और उसके सहयोगी लोग बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके के मैसेज डाल रहे हैं, जिस तरह नारे लगाते हैं, उससे कहीं न कहीं अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित समझ रहा है। मेरे कहने के अनुसार हिंदू भी डरे हुए हैं क्योंकि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद हो रहा है और कोई मुसलमान यहाँ खड़ा नहीं हो रहा है और ये नहीं कहता है कि वो काफिर हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर हामिद अंसारी की कार्यकाल का आज आखिरी दिन था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिए उसके बाद बीजेपी ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक सवाल ये भी कि उपराष्ट्रपति हटते ही आखिर अंसारी को ऐसा क्या नजर आ गया कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं? आज इन्हीं मुद्दों पर बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या उपराष्ट्रपति का बयान राजनीतिक है? दूसरा सवाल, मुस्लिमों की बेचैनी समझने में अंसारी ने देर क्यों कर दी? तीसरा सवाल, मुसलमान डरे हुए हैं या डराए जा रहे हैं? तो ये वो कुछ सवाल हैं जो अपने इस डिबेट के दौरान हम पूछेंगे। मुसलमान डरे हुए हैं या डराए जा रहे हैं? कोई सियासी तरीके से उनको डरा रहा है? आखिर हामिद अंसारी को 10 सालों में अब जब वो रिटायर हो रहे हैं तब ये चीज क्यों याद आई? मेरे साथ कौन कौन है पैनल में मैं आपको वो बताता हूँ। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा बीजेपी के लीडर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ पवन खेड़ा है कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जियाई हैं, चेयरमैन हैं फैजान रजा, मेरे साथ एचएस रावत साहब हैं, धर्मगुरु हैं, संगीत कुमार रागी हैं, आरएसएस आइडियोलॉग, और मेरे साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी जुड़ेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन पवन खेड़ा, मैं आपसे शुरू करूंगा। पवन खेड़ा, क्या वाकई आपको भी लगता है जो हामिद अंसारी कह रहे हैं, मुस्लिम डरे हुए हैं, मुस्लिमों में असुरक्षा का माहौल है और मुस्लिम वाकई, और जैसा कि वो कह रहे हैं फिर तो हामिद अंसारी साहब को भी डरा हुआ होना चाहिए?
देखिए, उन्होंने उनका पूरा साक्षात्कार अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा एक भय का माहौल है, मुसलमानों के लिए भी है, दलितों के साथ जो हो रहा है तो मुझे न लगे तो खबरों में हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो सबको लग रहा है। और हामिद अंसारी जी, क्या लग रहा है, कासमी जी, या जो भी तमाम नेता या बड़े लोग होते हैं, उनका डर नहीं होता। डर तो आम मुसलमान को, आम दलित को जो सड़क पर चलता है उसको हो रहा है। डर महिलाओं के बीच में है। आप देखिए चंडीगढ़ का हादसा, तो डर तो है। नहीं, चंडीगढ़ का हादसा लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो सकता है। मैं मुसलमानों से जुड़ा स्पेसिफिक आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि मुस्लिमों में घबराहट और असुरक्षा का माहौल है। सहारनपुर को भी लॉ एंड ऑर्डर कहिए, ऊना को भी लॉ एंड ऑर्डर कीजिए। सर, मैं आपसे जो बोल रहा हूं, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि मुस्लिमों में घबराहट और असुरक्षा का माहौल है। तो आप मानते हैं कि वाकई मुस्लिमों में घबराहट और असुरक्षा का माहौल है? बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग शामिल होते हैं। सर, मैं मुस्लिमों से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। पवन जी, एक मिनट सर, मैं आप पूरी बात समाप्त कर दूं। ना केवल मुसलमानों में, दलितों में भी है, महिलाओं में भी है, तमाम कमजोर वर्गों में है। तो है भय का माहौल। पिछले 2.5-3 सालों से जो माहौल बन गया है देश का, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है। और वो अंसारी साहब, और ये बात अंसारी साहब को जब वो रिटायर हो रहे हैं तब क्यों याद आई सर? वो तो इतने अहम पद पर रहे 10 साल, वो तो बहुत कुछ कह सकते थे, बहुत कुछ करवा सकते थे उस पद से। ये जाते जाते क्यों याद आई चीज? तो जिन मंचों से उनको कहना था, उन्होंने कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी इस पे चर्चा की, उन्होंने राष्ट्रपति जी से भी इस पे चर्चा की। और वो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें मालूम है कब क्या बात कहनी है। अगर उस पद से बैठकर उस वक्त कहते तो शायद देश में और ज्यादा घबराहट होती। उन्होंने अब कहा, उनका ये आईना दिखाना बहुत फर्ज था उनका, जो मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने। ठीक है, मैं जियाई साहब से इस पर एक रिएक्शन लेता हूं। तो जियाई साहब, आप बहुत खौफजदा हैं, आप मेरे इस डिबेट में इस वक्त बहुत डर लग रहा है आपको, बहुत असुरक्षा का माहौल है कि आपके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। गौरव, सबसे पहली बात यह है कि न मैं डरता हूँ न कभी डरा हूँ। हिंदुस्तान में मुसलमान न पहले डरता था न आज डरता है। कंडीशंस ये है कि सियासी पार्टियां हमेशा किसी न किसी सूरत में मुसलमानों को या हिंदुओं को या किसी भी समुदाय के हिंदुस्तानियों को डराने की कोशिश करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कांग्रेस ने पहले भी डराया, चाहे वो मेरठ हो, मुरादाबाद हो, मुरादाबाद हो या भागलपुर हो या कोई और जगह हो, वहां पर उन लोगों ने डराने की कोशिश की थी। आज अगर जो बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस ने और वीएचपी के जिम्मेदारों ने डराने की कोशिशें की है, तो अखलाक की सूरत में कभी डराने की कोशिश की, कभी किसी और सूरत में। तो डरा तो वो भी रहे थे, डरा ये भी रहे, लेकिन मुसलमान कभी नहीं डराया ना घबराया है। और बात जहां तक है कि हमारे उपराष्ट्रपति साहब ने जो बातें कही हैं उसके अंदर सोचने और समझने वाली बात है। उनकी बातों पर सोचा समझा जा सकता है। उन्होंने अगर अपने नजरिए के तहत अपनी बात रखी है तो उनका क्या नजरिया है, वो उस नजरिए को उन्होंने पासदारी के साथ साफ कर दिया। हमने ये सारी बातें प्रधानमंत्री के साथ शेयर किया, प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट थे उनके साथ शेयर किया। जब ये सारे शेयर हुए हैं तो यकीनन डरने डराने का माहौल है ही नहीं। लेकिन कुछ सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो दूसरों को डरा रही हैं। एक मुसलमान को हिंदू से डराती हैं, हिंदुओं को मुसलमानों से डराती हैं। तो ये सियासी दांव पेच चलते हैं और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के साथ आपकी बात ये है, फिर तो जियाई साहब आपने बहुत क्लियर कर दिया कि ये भी एक सियासी बयान है और इसको आप वस्तु स्थिति से जोड़ के मत देखें, फिर तो आपकी बात ये हम माने। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है गौरव के सियासी हर एक बंदा, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, किसी भी पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टियों से उसका ताल्लुक हो, सभी लोग अपनी अपनी बसात बिछाते हैं, अपने अपने राय देते हैं और ये समझते हैं कि भाई मैंने ये कह करके मुसलमानों का भला कर दिया। साहब 10 साल में हमारा क्या भला हुआ या पिछले 70 सालों में हमारा क्या पवन खेड़ा साहब सुन लीजिए, हमारा भला करना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन के फील्ड में, आप जिनकी बात कर रहे हैं कि जिनमें असुरक्षा का माहौल है, वही कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की पॉलिटिक्स है, हम तो नहीं डरे हुए। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है साहब। आपने जी, मैं तो इनकी जो ये बोल रहे हैं इनका अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं उसमें क्यों काउंटर करूं, उनकी इच्छा हो जो चाहे। यहां बैठाते आप अखलाक के भाई को, पहलू खान के बेटे को, फिर बात करते। आपने तो यहां भी हम तमाम नेताओं को ही बैठा दिया और नेताओं को तो कभी डर लगता नहीं। तो यहां फिर तो कश्मीर के लोग भी बैठने चाहिए थे। नहीं, फिर तो कश्मीर के लोग भी बैठने चाहिए थे। खेड़ा साहब, पहलू खान के बेटे कौन है बीच में बोलने वाले? एक मिनट, बीच में अगर बोलेंगे तो मैं कार्यक्रम छोड़कर चला जाऊंगा। कार्यक्रम छोड़ने से आपकी मान्यता हो जाएगी? कार्यक्रम छोड़ने से आपकी मान्यता हो जाएगी क्या? ये कौन सा तरीका बात करने वाले प्रवक्ता का? मेरा राय है, क्वेश्चन पूछने का भी पार्टी के प्रवक्ता है। सर, आप सवाल मुझसे पूछिए, आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं?
मेरी बात समाप्त हो जाए उसके बाद पूछिए, बीच में नहीं बोलेंगे पवन खेड़ा साहब, मेरी बात समाप्त हो जाए। हाँ ठीक है, आप समाप्त करिए बात, लेकिन पहलू अरे सर मैं आ रहा हूँ रावत साहब, आप इतना क्यों इतना ये आ रहा हूँ सर, आपके बोले में बैठे बात करने के लिए प्रवक्ता को कूल होना चाहिए। मुझे पब्लिक में करिए, हमें हाँ बिल्कुल पूछिएगा, लेकिन आपकी बारी आएगी तो पूछेगा, मैं आ रहा हूँ। जी नहीं अभी नहीं, पहले हमारी बात पवन खेड़ा, आपने पहलू खान का मुद्दा उठाया, पहलू खान को क्यों यहाँ पे बैठाना चाहिए? पहलू खान को क्यों बैठाना चाहिए ये बताइए। नहीं क्यों, जिसको क्या उसका परिवार में आतंक नहीं होगा? क्यों उसके परिवार को आतंक नहीं हुआ होगा? बैठाइए आप सहारनपुर के दलित के किसी परिवार, ऊना के उन दलितों को, तो फिर उन लोगों को भी बैठाना चाहिए जिनको केरल में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उनके परिवार वालों को बैठाना चाहिए। नेताओं को बैठाकर कहते हैं पहलू खान का मुद्दा जो आप बना रहे हैं यहाँ पर, पहलू खान का जो मुद्दा बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मर्डर होते हैं। आप आज की अगर देखें तो बहुत सारे मर्डर हैं जिसमें हिंदू धर्म के लोग मारे जाते हैं, फिर उनको भी बैठा लें यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मुस्लिम मुस्लिम भाइयों के ऊपर आरोप लगता है, उनके ऊपर भी आरोप लगाए कि ये मुस्लिम हिंदुओं को डरा रहे हैं। सर आप लोग हर चीज को धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? उनके रिश्तेदारों को भी बैठाइए और सीपीएम के जो लोग मर रहे हैं उनके रिश्तेदारों को भी बैठाइए। मैं इसमें कोई स्पष्ट हूं, आरएसएस भी बेचारे वो भी इंसान है, उनको भी बैठाइए, फिर बात करते हैं डर है या नहीं। हम लोगों को बैठा कर क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं आप लोगों को बैठा के इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप ही लोग तो इस तरह की सियासत करते हैं ना सर। हामिद अंसारी ने इस तरह की बात की, एक आम मुसलमान ने तो ये बोला ही नहीं कि मैं सुरक्षित हूँ। आपके साथ जियाई साहब है, उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं सुरक्षित हूँ। हामिद अंसारी जो इतने सालों तक कांग्रेस में रहे, 10 साल तक देश को राष्ट्रपति रहे, उनको जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बोल दिया मुसलमान महफूज नहीं है। तो आपसे सवाल क्यों ना पूछे हम? आप उनको डिसोन करते हैं क्या कि वो हमारे मेंबर नहीं रहे कांग्रेस के, या आगे नहीं रहेंगे? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। तो क्या प्रधानमंत्री जी भी सियासत कर रहे थे जब उन्होंने कहा गौरक्षक आतंक फैला रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी भी डरा रहे थे? नहीं तो क्योंकि एक ये सवाल राष्ट्रपति जो कि मुसलमान है उन्होंने बोल दिया तो सबको आपत्ति हो गई। प्रधानमंत्री जी बोले तो नहीं, आपत्ति नहीं हो गई, आपत्ति नहीं हो गई। एक हेल्दी डिबेट हम कर रहे हैं जिस पर आपको गुस्सा आ रहा है कि आपने सवाल क्यों पूछ लिया। मैंने तो यहाँ पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए हुए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है मेरे साथ। यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर है कासमी साहब, डर लग रहा है आपको? प्रश्न पूछने का अधिकार। एक मिनट सर रुकिए, अब रुकिए, आप बहुत बोल चुके हैं। पवन खेड़ा साहब मैं आपके पास आता हूँ, दूसरे पैनलिस्ट के पास आता हूँ। कासमी साहब डर लग रहा है आपको? देखिए यहाँ पर दो पहलू है, एक तो यह कि मुसलमान बिल्कुल डर जाए और दूसरी है कि अनसिक्योर हैं इस मुल्क के अंदर या लोगों पर अटैक हो रहा है। आपकी क्या देखिए हामिद अंसारी जी को जिस तरीके से आप लोग वहां पर उसको इशू बना करके इस वक्त डिबेट कर रहे हैं, ठीक यही वर्ड जो है आज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी यूज किया है हिंदुओं के बारे में कि इस देश के अंदर हिंदू भी इनसिक्योर हैं। तो आप उनको क्यों डिबेट का टॉपिक नहीं बना रहे हैं? कहाँ पर हिंदू कौन सा इनसिक्योर है? क्यों एक जिम्मेदार आदमी, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक मिनट। हामिद अंसारी एक पढ़े लिखे, आप भी जानते विद्वान व्यक्ति है, खुद आज प्राइम मिनिस्टर ने सराहना की है उनके परिवार वालों की कि देश के लिए उनकी बड़ी खिदमत रही हैं। जब एक जिम्मेदार आदमी कोई बात कह रहा है तो उसे हमें सीरियसली लेकर के हम एक लफ्ज में सिर्फ सिर्फ हम डिबेट कर रहे हैं ना, उसको तो बस इतना सा चाहिए था कि बीजेपी, उसको ये है सिर्फ इतना सा चाहिए था कि बीजेपी वाले। ये पूछ रहा हूँ, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, पता नहीं कितने आप अपने धर्म के लोगों से मिलते होंगे। आपको लगता है कि आप असुरक्षित हैं इस देश में? आपको लगता है कि आप खतरे में हैं इस देश में? ये बता दीजिए। देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा कि गौ आतंकी जो है जिस तरीके से आतंक फैला रहे हैं और जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, इसलिए इसमें जो है बिल्कुल अदम तहफ़्फ़ुज़, गैर महफूज होने का एक माहौल पैदा हो रहा है मुसलमानों के अंदर। ऐसा है, लेकिन यह है कि मुसलमान कोई ऐसे इतने कमजोर तो नहीं है, ऐसी डरने वाली कौम तो नहीं है कि बिल्कुल आंख बंद करके 25-50 मर गए और हम डर जाएंगे, डर और खौफ के माहौल में रहेंगे। लेकिन जो सच्चाई है उसे भी हमें देखना होगा कि माहौल किस तरह का इन लोगों ने जो है क्रिएट कर दिया है। आज आप ये डिबेट कर रहे हैं, नहीं हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं ये टीवी चैनल। नहीं प्लीज एक मिनट, मैं इसको मिसाल से, हम सब लोग जैसे आज ये चैनल पर बहस कर रहे हैं, लोगों ने क्रिएट कर दिया सर माहौल। ये माहौल ये खुद ये जो गौ आतंक के नाम पर जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लीजिए ना उनका जो भी है गौ आतंक, जो भी है कैसे, जो भी लोग हैं, अगर वो कोई अपनी आपसी रंजिश में किसी का गौ हत्या के गौरक्षकों के नाम पर अपनी आपसी रंजिश बुना रहा है तो भी आप उनको नहीं हम इसलिए हम किसी उसको ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जोड़ रहे हैं। आरएसएस वाले कहते हैं कि वो हमारे आदमी नहीं है, वीएचपी वाले कहते हैं हमारे नहीं है, वो दूसरे लोग कहते हैं हमारे नहीं है। तो इसलिए हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये जो भी है गौ रक्षा के नाम पर जो भी कोई कुछ कर रहा है,
पूछना चाहता हूँ, 10 साल जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, क्या उनकी स्टेटमेंट सही है देश के हित में? उनका जो मुसलमानों के लिए उस हत्या को छोड़िए। आज हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो 10 साल जिसने राज किया है। एक विद्वान व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है तो उसे हमें सीरियसली लेकर के सिर्फ ये क्यों मानते हैं आप उनको विद्वान? ठीक है, वो क्योंकि देश के उपराष्ट्रपपति रहे ना। अरे वो उसको आपने डिप्लोमेट बनाया है कंट्री में। आज जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने उनकी सराहना की है। सुनिए, जो उनको सक्सीड कर रहे हैं वेंकैया नायडू, वो भी उपराष्ट्रपति ही चुने गए हैं और जल्दी ही उपराष्ट्रपति बन भी, मतलब इनके बाद वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी ने जो कहा वैसा कुछ नहीं है, देश में सहिष्णुता का माहौल है और कहीं भी कोई असुरक्षा का माहौल नहीं है। तो उनकी बात नहीं मानेंगे आप? नहीं, जाहिर है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर पहुंच गए हैं, उनको तो वो इस तरह का बयान देना ही चाहिए। उनकी बात मानते हैं? बिल्कुल उनकी बात सही है, लेकिन हामिद अंसारी जी अगर उनको एक इंडिविजुअल, एक जनरल सिटीजन भी मान लीजिए आप, उन्होंने अगर एक बात कही है तो उसको हम सीरियसली लेकर के हम क्यों ना अपने दामन में झांके कि क्या वाकई। चलिए, मैं फिर अपने दामन में झांकने की आप बात कर रहे हैं। तनेजा जी, अपने दामन में झांकी, और आपकी सरकार जब से आई है तब से इस देश में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है और खासकर मुस्लिमों में उसको जस्टिफाई नहीं कीजिए। कश्मीरी पंडित को लेकर आप जस्टिफाई मत कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? अरे के लिए वेस्ट बंगाल में नहीं है क्या? आसाम में नहीं है क्या? केरल में नहीं है क्या? क्राइम दूसरे क्राइम के लिए क्या वो प्रूफ बनेगा क्या? खाली अखलाक को लेकर जस्टिफाई कर ले हम? ये गलत है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अगर गलत बोला है तो उसकी आपको भर्त्सना करनी चाहिए। कोई अगर गलत है तो है। एक 10 साल जो उपराष्ट्रपति रहा है उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, रावत साहब, उनकी राय है, उन पर हमको चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। नरेंद्र तनेजा के पास चलते हैं। देखिए, जो आदमी इतने बड़े पोस्ट पर रहा है, कुछ ना कुछ तो उनके फीलिंग होगी, कुछ ना कुछ तो एहसास। ठीक है, ये 10 साल में बेचैनी नजर नहीं आई, इस पे आप लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं नरेंद्र तनेजा के पास जाना चाहता हूँ। नरेंद्र तनेजा, मुस्लिमों में असुरक्षा और घबराहट का माहौल है, बहुलतावादी माहौल अब खतरे में है, भारतीयता पर सवाल उठाना परेशान करने वाली सोच है और कानून व्यवस्था लागू करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। तो ये वो हैं जो 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब ये इनको भारत का रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला, और आज जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने ऐसी बात कही जो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठा के जा रहा है, सरकार की कामकाज की जो क्षमता उस पर भी सवाल उठा रहा है, और कहीं ना कहीं पूरे देश के एक माहौल पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी का रिएक्शन सर? देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, 10 साल भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी जी। उससे पहले यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रतिनिधि रहे, कई देशों में राजदूत रहे, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो उनके बारे में टिप्पणी करना जो भी उनके विचार हुए हैं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उपराष्ट्रपति भारत का मायने रखता है। लेकिन हाँ, मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर है कि देश में एक नैरेटिव बनाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। नैरेटिव, जब से हम सत्ता में आए जब से ये नैरेटिव बन रहा है, नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई कि भाई बड़ा खतरा है, मुसलमानों का तो जीवन यहां असुरक्षित है। कुछ मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पाकिस्तान में जाकर के नैरेटिव बना रहे हैं, कुछ कांग्रेसी विदेशों में जाकर नैरेटिव बना रहे हैं। लेफ्ट लिबरल दूसरे को भी नहीं अच्छा लगता, और पैनल में एक एक करके बोलने ज्यादा अच्छा रहेगा। तनेजा जी बोलिए। देखिए, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद कहिए, अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी समझ में आएगा। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जब जो नैरेटिव बना रहे हैं आसानी से भूल जाते हैं कि भाई सहारनपुर में पहले क्या होता था, मुजफ्फरपुर में क्या होता था, उसकी कतई कोई, या केरल में आजकल क्या हो रहा है, या बंगाल में, उसकी बात नहीं करते। ये देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव है, इसलिए बनाया जा रहा है जिससे बीजेपी को घेरा जा सके, बीजेपी पे हमला किया जाए। तो पॉलिटिकल नैरेटिव का जवाब पॉलिटिकली हम देंगे, और हमारा उसका सीधा सा जवाब है तथ्यों पे बात करिए। हिंदुस्तान के अंदर 3 मुसलमान राष्ट्रपति रह चुके हैं, एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं, बॉलीवुड के अंदर सारे तमाम बड़े बड़े सितारे वो आ रहे, क्या उनकी कोई फिल्म नहीं देख रहा? क्या इसलिए कह रहा है आमिर खान की कि भाई हम नहीं देखेंगे, या शाहरुख खान की, या यहां पे जो है विप्रो के मालिक हैं उनके प्रोडक्ट को नहीं ले रहा कि वो मुसलमान है? कौन ऐसा करता है? तो ये नैरेटिव इनका चलेगा नहीं। ऐसे नैरेटिव पहले भी लोगों ने बनाए, ये फ्रस्ट्रेटेड लोगों का नैरेटिव है, और ये नैरेटिव जो है अपने आप रद्द हो जाएगा। जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल उनका एजेंडा है, और कुछ हमारे मुसलमान भाई उस नैरेटिव में शामिल हो गए क्योंकि शायद उन्हें हमारे रंग से या हमारे नाम से थोड़ी सी चिढ़ होती है। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, अच्छा एक सुन लीजिए, भारत जैसा पूरी दुनिया में जमीन पे
मुसलमानों के लिए भारत जैसा सुंदर देश नहीं, और ये देश जो है उतना ही हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमान, सबका बराबर का क्या, हिंदू मुसलमान दो आंखें इस देश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दफे कहा है, बल्कि कई बार कह चुके हैं। इसीलिए कोई नैरेटिव, ये आर्टिफिशियली एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉलिटिकल माइंडेड लोग हैं, और देश के मुसलमान इसको कतई ना स्वीकार करेंगे। बहुत प्यारी बात है आपने कही, बहुत अच्छी बात है। प्लीज इसी में ऐड कर दीजिए ना वही बात जो सुब्रमण्यम स्वामी ने आज आप मेरी बात को सुनिए, आप बोलो मैं बोलूंगा। आप मेरी बात को तवज्जो दीजिए। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मेरी बात को तवज्जो दीजिए आप। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। ठीक है, ओके। मैं अब संगीत रागी के पास जाऊंगा। संगीत रागी, तो वाकई गौरक्षा का नाम हो तो आरएसएस को घसीटा जाता है, आजादी में भाग लेने की बात हो तो आरएसएस को घसीटा जाता है, और आरएसएस का नाम लेकर वाकई का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि आरएसएस ने देश का माहौल बिगाड़ा है। देखिए, जैसा कि अभी तनेजा जी ने कहा कि एक नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ही ये सच्ची बात है। अब हर चीज में आरएसएस को घसीटने की एक आदत बन गई है, एक बड़ा फैशन बन गया है इस पूरे देश में। पता नहीं ये फैशन कब जाएगा, हालांकि वो चीजें अब सत्ता तंत्र में वो नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं हामिद अंसारी की बात पर आना चाहता हूं क्योंकि आज डिबेट में मामला वही है। हामिद अंसारी जी ने सिर्फ यहीं तक अपने आप को नहीं रोका, उन्होंने यहां तक की कहा कि अदालत में 3 तलाक मामले पे अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा सामाजिक तौर पे सवाल यह है कि 70 साल से इस देश में यह माना जा रहा था कि 70 साल में यही तो बात थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के समय भी तो यही बात थी कि भाई मुस्लिम समाज के अंदर से चीजें आएंगी और सुधार होगा। मुस्लिम समाज आज के दिन में सुधरने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है, रिफॉर्म्स करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। हलाला तक को ये जस्टिफाई आकर के चैनल पर करके चले जाते हैं। हलाला क्या है ये पूरा देश जानता है, पूरे नारियां पीड़ित है मुस्लिम समाज की, और उसको उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि अदालत इसमें दखल नहीं करनी चाहिए। तो ये बयान क्या राजनीतिक बयान नहीं है? बिल्कुल ये राजनीतिक बयान है। हिंदुस्तान का कौन सा मुसलमान डरा हुआ है? 2.5% का जो अल्पसंख्यक है वह डरा हुआ नहीं है, 1.5% का जो आबादी वाला अल्पसंख्यक नहीं डरा हुआ है, लेकिन जो 20% की आबादी वाला है वह डरा हुआ है। पवन खेड़ा जी एक आप कह रहे थे कि आप जरा दलितों से बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए। अरे मनु शर्मा की स्टोरी यदि आपको सुनाई जाए, दिखाई जाए, बताई जाए तो साहब पवन खेड़ा जी, आप ही जिस मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार थे, वही मुख्यमंत्री दिल्ली में कहती थी कि महिलाओं को 10 बजे रात के बाद बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षित नहीं माहौल था। तब क्या भय का माहौल नहीं था? सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं था, मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। क्या बोल रहा हूं मैं? आपने कहा कि दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, बाकी और अल्पसंख्यकों के साथ, और यही आप नारे लेकर के आप चुनाव में भी जाते रहे, और चुनाव में इन्हीं दलितों ने, इन्हीं अल्पसंख्यकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। अरे आपके नारे को सारी जनता उसको खत्म कर दी गई है। ये नैरेटिव्स बनाने की कोशिश बंद कीजिए, और अच्छा हो कि आप अपने अंदर झांकिए, आप भारतीय कांग्रेस के अंदर झांक करके देखिए कि कहां आपकी कमी है। नहीं, लेकिन एक बात, एक सवाल जो है वह इस नैरेटिव से आप एक माहौल बनाने में तैयार हुए। वामपंथी लोग यही कर रहे हैं। केरल में हत्याएं हुई तब जाकर के वो सवाल मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे नहीं होनी चाहिए था, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। सरस्वती पूजा नहीं होने दिया जाता है, दुर्गा जी की प्रतिमाएं तोड़ दी जाती है, गांव के लोग बाहर निकल जाते हैं। जो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां के सारे हिंदू अपने सामान और घर संपत्ति बेच करके बाहर भाग जाते हैं। तब आपको नहीं महसूस होता उन्हीं वामपंथियों के साथ आप जोड़ीबंदी करते हैं, जुगलबंदी करते हैं। ओके सर, ओके। मैं संगीत रागी आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं, और मैं रावत साहब से भी सवाल पूछ रहा हूं। हाल फिलहाल में जिसको प्रधानमंत्री ने भी कहा कि गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं और गुंडागर्दी करते हैं, और आरोप यह लगता है कि वो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद के अनुषांगिक संगठन है, कोई बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, कोई आरएसएस का दूसरा संगठन है, कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव है, और वो लोग गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं तो बहुत आ रही है। रावत साहब, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये घटनाएं जिम्मेदार नहीं है हामिद अंसारी के इस बयान के पीछे? देखिए, ऐसा होता है गौरव जी, ये गौ हत्या का जो मामला है, ये केवल एक मामला नहीं है, बहुत सारी लिंचिंग के बहुत सारे मामले आते हैं। बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दूसरी पार्टियां हैं या जो कांग्रेस है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता,
वो लोग भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को बदनाम करने की सियासत करते हैं और उसको फिर मुद्दा बना देते हैं जिससे कि इनको अनस्टेबल किया जाए। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है योगी सरकार के साथ में। इसलिए गौ हत्या तो कोई मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दा था तो वो चुनाव से पहले भी था और कांग्रेस के टाइम पर भी था। उस टाइम भी हम गाय के बचाने के लिए, गौ कसी के लिए हम आंदोलन करते रहे और शंकराचार्य जी ने भी किया और हमने भी किया है, और उस समय कांग्रेस की लाठियां हमने खाई हैं। इसलिए ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इनको तो घेर घेर के ऐसे लगता है कि मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी है तो इसको कैश कर लीजिए, लेकिन इस बात पर नहीं चाहते कि देश का उपराष्ट्रपति इस तरह की स्टेटमेंट देता है और वो व्यक्ति वंदे मातरम से दूर रहने की कोशिश करता है, और साथ में अगर वो आरती लेने की बात की जाए हिंदू की तो उससे भी दूर रहता है। तो सबसे बड़ा सांप्रदायिक आदमी है वो। नहीं, क्या आप मानते हैं गौ हत्या कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये तो अगर कसाई अगर लेके जाएगा तो हम तो रोकेंगे। अगर कोई लेके जाएगा और हमें पता है गाय काटने के लिए लेके जा रहा है, मेरा फर्ज है रोकने का। पुलिस किसने बना दिया? अरे मेरा फर्ज है, अगर वहां का प्रशासन नहीं, आप लेके दिखाओ, मैं रोकूंगा। आपको मेरी भावना है, ये मेरी भावना है। भावना का मतलब गाय को मैं माता मानता हूँ। नहीं, भावना का मतलब आप कैसे लेके जा सकते हो उसको काटने के लिए? लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लो। भावना लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं भी क्या तो उसमें हमारा अधिकार बनता है। मतलब ये कि लॉ एंड ऑर्डर इसका मतलब आप कानून का पालन नहीं करोगे। आप कैसे लेके जा सकते हो जब लॉ एंड ऑर्डर सामने किसी स्टेट में अगर गौ हत्या बंद तो आप कैसे लेके जाते हो? काश्मीर साहब नहीं, काश्मीर साहब ने पूछा लॉ एंड ऑर्डर तो इस बात का भी एक मुसलमान भी तो डिफेंस आराम से वन बाय वन। रागी साहब, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है फिर, अगर हम लॉ को अपने हाथ में ले लेंगे तो? देखिए, कोई इस बात को कोई नहीं कह सकता कि अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेना चाहिए और जो है वो उनके साथ मारपीट होनी चाहिए। एक मिनट सर, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? वन बाय वन सुन लीजिए सर। कासमी साहब देखिए, आप सबसे मैं अपील कर रहा हूं, वन बाय वन डिबेट करेंगे, एक एक करके बोलेंगे ताकि व्यूअर को समझ में आए। सब बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। गौरव जी सर मैं नहीं, सर आप डिबेट मैं संभालूंगा, मेरी डिबेट है, मैं संभालूंगा प्लीज। अंसारी जी का मुद्दा है, अंसारी जी का मुद्दा है, गौहत्या का मुद्दा मैं संभालूंगा। नहीं, रावत साहब बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बीच में उठाऊंगा। एक एक करके बोलेंगे और सबके पास जाऊंगा मैं, और जब बारी आएगी तब आप लोग बोलिएगा, और आपको बीच में बोलना है तो आप हाथ उठाइए, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन एक एक करके। रागी साहब देखिए, गौ हत्या एक अपने आप में मुद्दा है और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा अलग से होनी चाहिए। और गौ हत्या के नाम पर गुंडागर्दी हो, हत्याएं हो, जो कोई भी कर रहा हो वो अलग बात है, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और उसको आरएसएस ने भी भर्त्सना किया है। और सरकार के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि गौ हत्या के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग दुकानें चला रहे हैं, वो चीजें बंद होनी चाहिए। तो दोनों दो बातें हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि गौ रक्षा नहीं की जानी चाहिए, गौ रक्षा एक अपने आप में मुद्दा है। गांधी जी ने कहा कि कोई तिलक लगाता है, कोई वेद मंत्र पाठ कर रहा हो, मैं नहीं मानूंगा कि वो हिंदू है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि वह गौ रक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये गांधी जी ने कहा है। और उसी गांधी जी की लेगेसी को पवन खेड़ा जी भी कहते हैं कि हम तो बड़े गांधी जी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। तो गौ रक्षा की वकालत तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने किया था। हाँ, गौ रक्षा के नाम पर यदि हत्याएं हो, वैमनस्य जो किया जाए, वो अपने आप में गलत है, वो नहीं होना चाहिए। साथ में तीसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि यह भी सामने तथ्य है, यह भी एक तथ्य है कि जहां पर गौ हत्या पर पाबंदी है वहां पर गौकसी की जाती है। ठीक है, इसको रोकने के लिए इसको रोकने के लिए जितनी सरकारों को काम करना चाहिए था नहीं किया जाता है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, इसलिए समाज में एक माहौल इसके खिलाफ। पवन खेड़ा साहब, मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, अभी बीच में उदाहरण आए थे कुछ। सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, आमिर खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, और तीनों इस वक्त काम कर रहे हैं, इसी सरकार में काम कर रहे हैं। तीनों अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, और हम और आप, पता नहीं आपका नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो इन तीनों की मूवीज देखने जाता हूं, और जब थिएटर में जाता हूं तो बहुत सारे लोग वहां पर मूवीज देख रहे होते हैं, सैकड़ों हजारों में, करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ों में इनकी मूवीज कमाई भी करती है। तो असुरक्षा का माहौल था, लोग अगर मुस्लिमों से इतना नफरत करते हैं तो फिर ये लोग कैसे काम कर रहे हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मुस्लिम्स अपनी अपनी फील्ड में इस देश में अलग अलग ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं, जिनको आप भी जानते होंगे। अगर असुरक्षा का माहौल है, भेदभाव का माहौल है, तो ये लोग कैसे काम कर रहे हैं? और फिर इन्होंने कभी कंप्लेन क्यों नहीं की सर?
गौरव जी, आपके पास आप तो जाते होंगे पिक्चरें देखने इन तीनों की। मैं तो सिर्फ आपका शो देखता हूं, मुझे पिक्चरें देखने का समय कम मिलता है। बहुत शुक्रिया सर। पहले मैं रागी साहब थैंक्स फॉर वॉचिंग बातों का जवाब दूंगा। रागी साहब कहते हैं कि शीला जी ने कहा था। सर मैंने आपसे सवाल पूछा, रागी साहब के पास मैं जाऊंगा, आप दीजिएगा जवाब। की बात वो टोटल पहले नहीं, मेरे को जब मौका मिलेगा मैं सबका जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे को नाम लेके उन्होंने कहा है तो जवाब देने का अधिकार है मेरा। अच्छा चलिए बोलिए। उन्होंने ये कहा था कि वो पत्रकार लड़की को चैनल ने अकेले जाने कैसे दिया रात को 10 बजे, और उस बात से वो आज भी फर्म है। मैं भी उस बात से सहमत हूं। मुझे रागी साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का कब बदला जा रहा है जिसका बेटा उस कांड में शामिल हुआ। रागी साहब कहते हैं कि देखिए भर्त्सना करते हैं हम गौ हत्या, जो गौरक्षकों ने जो हत्याएं की उनका भर्त्सना तो किया आपने, हमने भी सुनी, प्रधानमंत्री जी भी हर 2 महीने में एक बार कर देते हैं। लेकिन अखलाक के हत्यारे रवि सिसोदिया के फ्यूनरल पे प्रधानमंत्री के कैबिनेट का एक मंत्री जाकर और तिरंगा रखता है, ये भर्त्सना किस काम की आपकी? जब उस तरफ आप एनकरेज कर रहे हैं। सर आप मेरे सवालों पे जवाब पे आ रहे हैं, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं? आपकी बातें हैं सुनने में अच्छी लग रही, मैं आ रहा हूं, मेरे को हर बात का जवाब दूंगा अगर आप नहीं बोलिए, लेकिन आपने जो उदाहरण दिया आप अब मेरे सवाल पे आइए सर। जी नहीं, आपने न रागी साहब को टोका बीच में, न तनेजा साहब को टोका, क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे, आप दूसरे सवालों पे चले गए। मैंने तो सबको टोका कि बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए। आपसे मैंने सवाल पूछा कि इन लोगों ने कभी कंप्लेंट क्यों नहीं की? कोई अखलाक की बात नहीं थी आपके सवाल में शीला जी का नाम कहीं नहीं था, तो उन्होंने आप सब पूरा लंबा भाषण दिया, आपने सुना, नहीं टोका। आप मुझे टोक रहे हैं, मैं चुप हो जाता हूं। आपका कार्यक्रम में सर मेरे कम से कम मेरी इस डिबेट में तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी इस डिबेट में तो इंटॉलरेंट मत बनिए सर, टॉलरेंट बनिए थोड़ा। नहीं, मुझे आपकी डिबेट अच्छी लगती है। नहीं सर प्लीज जी नहीं, मैं आपकी डिबेट और सवालों का जवाब देना पड़ेगा सर। सवालों का जवाब देने के लिए तो आप लोग डिबेट में आते हैं। मैंने आपसे पूछा, आप जब तरफदारी कर रहे हैं हामिद अंसारी जी के बयान की कि भाई सुरक्षा का माहौल है और न केवल मुस्लिमों में है बल्कि दलितों में भी है, दूसरे लोगों में भी है, को नहीं रोका सर। मैं आपको भी नहीं रोक रहा हूं, मैं तो आपको बोलने के लिए बोल रहा हूं। तो आप बताइए इन लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? हस्तक्षेप कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा, मैं बाकी चीजें भी बोलूंगा सर, क्योंकि टीवी में लिमिट होती है इसलिए मैं बोल रहा हूं। और आप तो इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, टीवी में आते हैं, जानते हैं लिमिट होती है, आप जानते हैं मुद्दे पे बात करनी होती है। आपने रागी साहब के लिए तो कोई लिमिट नहीं, तनेजा साहब के लिए कोई लिमिट, आप मेरे मुद्दे पे आ रहे हैं। जी आ रहा हूं, बोलिए। तो रही बात सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की या मेरी आपकी, हम लोग अलग तबके के हैं, हम लोगों को डर नहीं लगता है, क्योंकि नहीं सर हम अलग तबके के नहीं, आप होंगे, मैं नहीं हूं अलग तबके, पावरफुल हैं, स्ट्रांग हैं। बात आम सड़क पर चलने वाले मुसलमान की है, दलित की है, महिला की। जो सड़क पर आम आदमी है उसकी बात, आम आदमी की बात चैनल्स करना ही बंद कर चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? सर बिल्कुल नहीं चैनल बंद करना कर चुके, हो सकता है कांग्रेस आम आदमी को ना देख रही हो। सर आम आदमी के लिए भी इस देश में वही कानून है जो आपके लिए, मेरे लिए और दूसरे सुपरस्टार्स के लिए। और मैं तो बिल्कुल भी अपने आप को अलग तबके का नहीं मानता सर। सलमान खान आप शायद मानने लगे हैं कि आप आम आदमी से अलग हैं, आम आदमी से ऊपर हैं, प्रिविलेज्ड हैं, आपको ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। वो मुसलमान, आम मुसलमान का दर्द वो उनको समझ में आएगा, आम मुसलमान और आम दलित का दर्द उनके नेताओं को भी नहीं समझ में आएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं और पहलू खान का मैं नाम ले लूं, आपको आपत्ति हो जाती है? बिल्कुल नाम लीजिए सर, नाम लीजिए, आप नाम लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर मणिशंकर अय्यर का भी तो नाम लीजिए। मैंने शुरू में अलगाववादियों से मिलने जाते हैं, आपने बोला कि अखलाक के जो आरोपी है उनके सिसोदिया उनके यहाँ केंद्रीय मंत्री गया था, तो मणिशंकर अय्यर भी तो अलगाववादियों से मिलने गए थे सर। तो अलगाववादियों पर कांग्रेस पार्टी उनकी राय से मिलाती रहा है। एजेंडा फॉर एक्शन में लिखा हुआ है, हुर्रियत से बात करेंगे, तनेजा साहब की पार्टी, उन पे तो रागी साहब की कोई लगाम है नहीं भाजपा पे। अलगाववादियों से तो बातचीत करने का मतलब आप ये मान रहे हैं कि आम मुस्लिम परेशान है, प्रिविलेज और स्पेशल मुस्लिम परेशान नहीं। तो फिर वीआई साहब आप प्रिविलेज मुस्लिम हैं, कासमी साहब तो कोई चैनल बात नहीं करता। ओके सर, मैं तो करता हूं और मेरी डिबेट भी करती है। मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूं और मैं तो ये भी बता रहा हूं कि बीफ का मसला नहीं था, लेकिन जुनैद के सीट के झगड़े को आप लोगों ने और आप जैसे कुछ लोगों ने बीफ का मसला बना दिया, क्योंकि उसमें रिपोर्ट आ चुकी है। इसके अलावा आप लोग हरियाणा के मेवात का मामला नहीं करते, जहां पर कुछ टीचर्स बच्चों को नमाज पढ़ाना सिखाते हैं, कांग्रेस उसकी बात नहीं करती। 24 परगना जिला में हिंदुओं के घर जला दिए गए, आम लोग थे वो, उनकी बात कांग्रेस नहीं करती। अखलाक की बात करती है, जुनैद की बात करती है, पहलू खान की बात करती है। तो ये आपको भी सोचना चाहिए। नरेंद्र तनेजा, मैं आ रहा हूं कासमी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन नरेंद्र तनेजा के पास। नरेंद्र तनेजा बताइए, ये कह रहे हैं कुछ, उनका जवाब दीजिए। देखिए आपने
पूरे 8 मिनट से बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे मेरा आग्रह होगा 1 मिनट तो बोलने दें, इतनी इंटॉलरेंस ना दिखाएं। 8 मिनट बोल रहे हैं टोटल, मैं घड़ी से लेकर के बैठा हुआ हूं। मैं आपको देखिए, हमारे देश के मुसलमान, हमारे देश के मुसलमान, मैं बीच में बोलता ही नहीं, आप आरोप नहीं लगाएंगे। ओके, हमारे अपने को सर्टिफिकेट दीजिए, अपने को सर्टिफिकेट मत दीजिए, हमें देने दीजिए। अगर आप नहीं बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। आप मुझे अगर आरोप लगाएंगे तो बीच में बोलूंगा। मैं आपको बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोला, किसी के बीच में नहीं बोला। तो आप ठीक है सर, ओके, लेट हिम स्पीक नाउ, लेट हिम स्पीक नाउ प्लीज। तनेजा जी आप बोलिए। अब ये 9 मिनट हो गए, बौखलाहट हो गई है कांग्रेस की, हद हो गई। अच्छा, अब आप देखिए इनका, आपने ध्यान से सुना इनकी नैरेटिव क्या बिल्ड करा है। ये इधर उधर की कहानियां, नैरेटिव इन्होंने क्या करा, खाली मुसलमान नहीं, दलित भी बोला, क्रिश्चियन भी बोला। मतलब कुल मिला के नैरेटिव क्या है कि मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन इसको जोड़ा जाए बीजेपी के खिलाफ। ये एक नैरेटिव ये सिस्टमैटिकली बना रहे हैं, आरोप सुबह से शाम, सुबह से, ये सब गोएबल्स जो इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर, ये सब उसकी संतानें हैं। ये उसी से, हिटलर से सीख करके हमारे खिलाफ ये नैरेटिव बना रहे हैं और मुसलमानों को बरगलाने। ये नहीं जानते कि मुसलमान भारत का, दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान है। इस सभ्यता को जानता है, इस देश की मिट्टी का मुसलमान है वो। ये बाहर का आया हुआ मुसलमान है, ये उनका वतन है। कांग्रेस के भड़काने से वो भड़केंगे नहीं, क्रिश्चियन कांग्रेस के भड़काने से भड़केंगे नहीं। ये नैरेटिव इनका इनके ऊपर आकर के गिरेगा। और क्योंकि हमारे कोई भ्रष्टाचार आरोप लगा नहीं पा रहे, आइडियोलॉजी पे हमसे लड़ नहीं पा रहे, विकास पे हमसे लड़ नहीं पा रहे, बौखलाहट है। एक रॉयल फैमिली जो गांधी परिवार है, सिर्फ उसी की लॉयल्टी दिखाने के लिए ये नैरेटिव है। क्या नैरेटिव है कि दलित, क्रिश्चियन, मुसलमान को बोलो और झूठे झूठे रोज आरोप लगाओ, सुबह से लेकर। देखिए, हमारा देश का मुसलमान इस बात को समझता है। हमारा देश के मुसलमान जानता है कि विकास कौन कर सकता है, देश की क्या जरूरत है। वो इनके बरगलाने, हो सकता है 1-2 लोग आ जाएं जो आपको टीवी स्टूडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो है, इसीलिए देश में अमन है, चैन है, चारों तरफ जो है विकास का काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और इसीलिए मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, वरना हम यूपी में ऐसे लोग आते हैं तो उसके ऊपर पाबंदियां क्यों आयद नहीं होती है साहब? अरे 67 साल तो कांग्रेस में पावर थी। हजारों दंगे क्यों हुए? सिखों का कत्लेआम क्यों हुआ? बताइए मुझे। मुसलमान इतने भी पीछे अभी क्यों है? कांग्रेस है, इन्होंने पावर का, तो कांग्रेस से सचेत रही है। ये पार्टी देश को तोड़ने में आई है, ये देश का डिवीजन चाहती है, ये देश का टुकड़े करना चाहती है। बचिए, ये सिर्फ परिवार को जोड़ना चाहती है, देश को तोड़ना चाहती। बचिए इस पार्टी से, बिल्कुल नहीं सवाल। हम जोड़ रहे हैं, हम जोड़ने वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी। कांग्रेस के एजेंडे से बचिए। तनेजा जी अब जियाई साहब से बात लेता हूं। जियाई साहब के पास बहुत देर से नहीं गया, बता दिया, लेकिन ये बता दें। नहीं, जियाई साहब आपने पवन खेड़ा को सुना। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई दलितों में, मुस्लिमों में, सब में सुरक्षा का माहौल है और आप अखलाक की बात नहीं करते, आप पहलू खान की बात नहीं करते। कॉमन मैन तो हमारे साथ है। जियाई साहब, ये पॉलिटिकल लोग हैं जो नैरेटिव बना रहे हैं। खान की बात होनी चाहिए, जुनैद के झगड़े को बीफ के झगड़े बनाने की बात होनी चाहिए, मेवात की बात होनी चाहिए, किसने 24 बनाया की बात होनी चाहिए, बनाया? कांग्रेस ने होनी चाहिए, कानून अपना काम कराना। तो सारी बात होनी चाहिए। मुस्लिमों में सुरक्षा का माहौल है और दूसरे लोगों को दबाए दे रहे हैं, और ये जो लेफ्ट वालों का नैरेटिव है। एक मिनट। और ये जो आपके नेता हैं, आजम खान ने कहा था एक बार मुसलमान के पास रोजगार नहीं, वो खाली बैठेगा तो बच्चे ही पैदा करेगा। ऐसे कुछ बयान जो आपके मुस्लिम नेता, जो मुस्लिमों के ठेकेदार बनते हैं, ऐसे नेता होंगे तो फिर मुस्लिमों के ऊपर आप लोग कैसे अपने आप को बचाएंगे सर? गौरव, सबसे पहली बात ये होती है कि ये एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता आया है और चलता रहेगा। ये कहते हैं कांग्रेस से बच जाइए, ये अपने मामलात की बात करते हैं। अगर उन्होंने, कांग्रेस ने कुछ गलत किया है तो बीजेपी भी क्या वैसा ही गलत करके हिंदुस्तान के लोगों के साथ खेल करेगी? क्या यहाँ के लोगों के साथ कोई उनका सम्मान नहीं है? क्या हिंदू या मुसलमान? तो आप बताइए कि कांग्रेस ने क्या गलत किया और बीजेपी क्या गलत कर रही है, ताकि कांग्रेस को भी समझ में आए और बीजेपी को भी समझ में आए और लोगों को भी समझ में आए। देखिए, लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस ने मुरादाबाद में क्या किया, लोग ये जानते हैं कि मेरठ में क्या किया, लोग जानते हैं कि भागलपुर में क्या किया, लेकिन लोग अब ये भी जानने लगे हैं कि अखलाक के साथ क्या हुआ। लोग ये भी जानने लगे हैं कि बिहार में गांव के नाम पर क्या किया जा रहा है। लोग ये भी जानने लगे हैं कि हरियाणा में लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। लोग ये भी जानने लगे हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग शोबों में, जहां जहां उस शोबों में जहां
बीजेपी की हुकूमत है 19 रियासतों में, उन जगहों पर क्या किया जा रहा है मुसलमानों के साथ में या दलितों के साथ में, ये हिंदुस्तान की सारी आवाम जानती है। याद रखे, अगर आप जुल्म और ज्यादती की हदें पार करने लगेंगे तो जो हाल कांग्रेस का वो हाल आपका भी होगा। क्या जानती है आप बता दो एक बार। वही नैरेटिव बनाने वाले, ये वही नैरेटिव बनाने वाले, ये सियासी व्यक्ति है, ये सियासी लोग हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, वो नैरेटिव है। आपका नैरेटिव फेल हो जाएगा, ये नैरेटिव बिकेगा नहीं। मेरा एक नजरिया बहुत साफ है साहब। बंगाल में क्या हो रहा है बताइए, साहब कह रहे थे कोई सुरक्षा का माहौल नहीं है। बताइए एक मिनट जीआई साहब, अभी तो आप कह रहे थे कोई सुरक्षा का माहौल नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि बहुत सारा सुरक्षा का माहौल है। समझ में नहीं आ रही सर। कल तक तो बिहार में आपकी सरकार थी। ये असुरक्षा नहीं है साहब, सुनिए गौरव, ये असुरक्षा नहीं है। हम डरते थोड़ी हैं भाई, हमने पहले भी कहा कि हम नहीं डरते हैं, लेकिन माहौल जो है वो असुरक्षा का नहीं है। लेकिन अगर ये बनाने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्तों में, इसको भुगतना भी तो जब अभी तक नहीं है तो फिर हामिद अंसारी साहब को कैसे लगी ये बात? मैं आपसे वही पूछ रहा हूं। और आगे कोई क्यों बनाएगा अगर अभी तक नहीं बनाया है तो? इसलिए ये प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं, प्रोपेगेंडिस्ट, ये सब सियासी लोग हैं, इनका सियासी एजेंडा है। यकीनन अपने सियासी लोग हैं ये अपने पॉलिटिकल स्टैंड है। ये सियासी लोग हैं, अपनी सियासी बात करते हैं, लेकिन हम लोग सर आप भी तो, आप जैसे लोग भी तो, मैं नहीं जानता जियाई साहब ने किया नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम है दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम जब चुनाव आते हैं तो पॉलिटिकल अपील करते हैं। वो कहते हैं कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट मत दो। तो आप लोग भी तो इसके लिए जिम्मेदार है ना। हम बहुत सारे कि उसी इमाम के खिलाफ बात करने वाला यही मुफ्ती आपको दिखाई दे रहा था। हाँ, तो आप अपने कम्युनिटी को भी तो बोलिए कि इन जैसे लोगों के पीछे क्यों रहते हो। खुद सोचो, खुद समझो और खुद ऐसा नवाज शरीफ फैसले लो। उस वक्त खंडन किसने किया था? हमारे जैसे लोगों ने किया था। रागी साहब देखिए, तो कंडीशन हमारी वो नहीं है, हमें अपने हालात को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। के माहौल में है, न भय के माहौल में है। लेकिन मुसलमानों का एक नेतृत्व है, एक ऐसा वर्ग है जिसको कांग्रेस ने पिछले 70 साल के अंदर नर्चर किया है, नॉरिश किया है, और वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उसको प्रोपेगेट किया है। कभी ग्रासरूट लीडरशिप को कांग्रेस ने बढ़ने ही नहीं दिया। कभी लिबरल मुसलमान को नेतृत्व में कभी कांग्रेस ने आने ही नहीं दिया, और हमेशा उनके आइडेंटिटी के इशू को सबसे ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि वही आइडेंटिटी का जो मामला था वो पोलराइज करके उनको वोट बैंक के थोक रूप में इंटरमीडिएरीज पावर के तौर पे ये मौलाना, मौलवी, मुफ्ती ये सारा काम करते रहे। आज वही लोग कांग्रेस की प्रशंसा में गीत गाते हैं, आज वही लोग कांग्रेस की प्रशंसा में गायन वादन में लगे रहते हैं, और आज वही वो लोग उनकी नैरेटिव्स के साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। अभी अभी कहा जा रहा था भाई, सवाल यह है कि पवन खेड़ा जी बोल रहे थे, मैं फिर बोलूंगा पवन खेड़ा जी का नाम लेकर के, कि आप अखलाक के परिवार को क्यों नहीं लेकर के आते? अरे कश्मीर के अंदर हिंदुओं 3 लाख हिंदू वहां से विस्थापित हो गए। पूरी दुनिया में कोई कम्युनिटी इतना बड़ा विस्थापन के दौर से नहीं गुजरा है, और यह देश हिंदू बहुलतावादी देश है, इसीलिए आज इस प्रकार की सहिष्णुता भी है। नहीं तो यह भी अल्जीरिया, सीरिया, सूडान, अफगानिस्तान की तरह आज झगड़े में शामिल होता और कत्लेआम में रक्तपात से गुजर रहा होता। ध्यान रखिए, मुसलमानों को यदि, आम मुसलमानों को यदि डरना चाहिए तो डरना चाहिए इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों से डरना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज को ये बहावी और सलाफी के युग में ले जाना चाहते हैं। वे बहावी मुसलमानों को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां से आईएसआई पैदा होता है, जहां से रक्तपात निकलता है, और ये इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर वे आम मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा से काट करके रखना चाहते हैं। इस राष्ट्र की मुख्य सांस्कृतिक धारा से तोड़ करके रखना चाहते हैं। इसलिए आम मुसलमानों को डरना चाहिए, तो इन मुफ्ती और मौलवियों से डरना चाहिए। तो लगता नहीं आपको कि आपको एक्चुअली वोट बैंक जो बना के रखा गया इतने सालों से, जो बरगलाया गया, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को अब वो वोट बैंक नजर नहीं आ रहा, इसलिए ऐसी बातें भी हो रही हैं कि वोट बैंक में टूट जाए, कहीं मुस्लिम हमारे से अलग होकर किसी दूसरी पार्टी के पास न चले जाए, कहीं उनका हमारा वोट उनके पास न चले जाए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में इलेक्शंस में ही देखा है। ये सब तो कुछ सियासतें होती रहती हैं, सियासत अपनी जगह, और नहीं ये सियासत नहीं है, ये सियासी बयान नहीं है, सियासी बयानबाजी ये सब होती रहती है। जय साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उन चीजों को भी हमें सामने रखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आज ही इस तरह का माहौल बना, इस तरह का माहौल हमने अपनी आंखों से 92 93 नरसिम्हा राव के जमाने में भी देखा है, कांग्रेस के जमाने में भी देखा है, जिस जमाने में हम लोगों को ट्रेन में सफर नहीं करने दिया कर देते थे, जब 92 6 दिसंबर का जो वाकया हुआ था, तो किस तरीके से इंटॉलरेंस का माहौल देश में बना था, और फिर
किस तरीके से लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार थे। आज का जो माहौल है, बात नहीं ज्यादा, हाँ, लेकिन आज का जो माहौल है खास तौर से इसमें भी इस तरह के माहौल बनाने की एक तबका कोशिश कर रहा है। और उसकी वजह मैं बता दूं, उसको मैं प्रूफ के साथ अभी बताता हूं कि आपके ये जितने डिबेट्स हैं, मिसाल के तौर पर ये यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पे आप कोई भी डिबेट उठा करके देख लीजिए, उसके कमेंट्स उठा करके देख लीजिए, उस कमेंट्स में कितनी थ्रेटिंग हमें मिलेगी या मुसलमानों को मिलती है या गालियां होती है। आप मिसाल में एक भी देख लीजिए, अगर आप थ्रेड्स की बात करते हैं तो जी न्यूज को जितनी थ्रेड्स मिलती हैं शायद किसी को थ्रेड्स नहीं मिलती होंगी। मैं आपको बताता हूं इस बात को, जी मीडिया को जितनी थ्रेड्स मिलती है उतनी थ्रेड्स किसी को नहीं मिलती होंगी। और ये थ्रेड्स एक मिनट नहीं, भड़काने वाली बात नहीं है। केवल हिंदुस्तान से नहीं, पाकिस्तान तक से थ्रेट मिली हुई है। लेकिन अगर हम सच्चे हैं, हम अपना काम सही से कर रहे हैं तो थ्रेट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों घबराते हैं? तो आप जाइए, नहीं बुज़दिल कौम नहीं है कि वो डर जाएंगे। अगर आपको थ्रेट मिल रही है, आपको लगता है कि वहां पर कोई सीरियस इशू है, आप जाइए पुलिस में, साइबर लॉ है वहां, उनके खिलाफ कंप्लेन करिए। और अगर आपकी कंप्लेन फॉलो ना हो तो सवाल उठता है कि भाई कोई जरूरत नहीं है ना उस थ्रेटिंग की हम परवाह कर रहे हैं, हम उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। उस चीज को कोट करके आप भी तो एक माहौल बना रहे हैं ना। उस चीज का हम कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आखिर कुछ इस तरह की मेंटालिटी हमारे शहर में, हमारे शहरियों में, हमारे नौजवानों में क्यों पैदा हो रही है। तो सर उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी आती है। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स ही रही हमेशा, पोलराइजेशन की। वो हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करके इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हिंदुओं में इस तरीके के मुसलमानों के खिलाफ ऐसी भावना, ऐसी नफरत पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार का कोई राष्ट्रपति पद पर रहने वाला व्यक्ति इस तरह की स्टेटमेंट देगा तो ये माहौल पैदा होगा। एक मिनट, सर एक मिनट, तब तो फिर बीजेपी में जो मुस्लिम रहता है सबको विड्रॉ कर लेना चाहिए, सबको रिजाइन कर देना चाहिए, सबको, चाहे मुस्लिम लीडर हो, चाहे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हो, क्योंकि उनको तो असुरक्षा का माहौल लगना चाहिए बीजेपी से। क्यों है वो लोग उस पार्टी में? अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं हर किसी के। उनका हम नहीं कहेंगे कि वो मुसलमानों के नेता बन गए, लेकिन ये है कि जिस तरह से अब तो वो मुसलमानों को ज्वाइन करने के लिए भी बीजेपी तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमको मुसलमानों की जरूरत भी नहीं है। वो मुसलमानों को, मुस्लिम लीडर तो लाइन में लगे हुए, कोई नहीं लेने के लिए भी तैयार नहीं। उनका डायरेक्ट एजेंडा साहब ने क्या बोला है आपने सुना? वो देखिए प्रवक्ता साहब ने क्या बोला आपने सुना? करना कुछ होता है। प्रवक्ता साहब ने क्या बोल रहे हैं? वो बीजेपी के प्रवक्ता है, कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। सुन तो रखो अपना। पोलराइजेशन की प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? बीजेपी के हम मुसलमानों की इज्जत करते हैं, बराबर रखते हैं, और आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये सब तो बीजेपी के कम से कम बोलने से पहले बीजेपी के वालों में ये सब तय होता है कि किसको क्या बोलना है। प्रधानमंत्री को कब बोल रहा है, कब क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें तय होता है। ये तो पूरा एजेंडा तय होता है। जा रहा हूं, एक मिनट, कासमी साहब हो गई आपकी बात, रावत साहब, लेकिन ऐसा लगता है कि वाकई कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट भी हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे काम करते हैं जिससे पूरी कौम पे सवाल उठता है। आप नहीं मानेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने गौरक्षकों के लिए बोला तो मुद्दा है। आप कह रहे गौरक्षा मुद्दा नहीं है, आपके साथ रागी साहब बैठे हैं, ये मुद्दा है सर। लिंचिंग हुई है कुछ लोगों की, और ये हो सकता है कि यहां पर बदनाम करने की कोशिश की गई और हो सकता है ना की गई हो, लेकिन सर मुद्दा तो है। और आपको, आप जैसे लोगों को, आप जैसे जो हिंदू धर्म के लोग हैं या जो सभी धर्मों के लोग, वो सामने आके क्यों नहीं कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों? आप अगर एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे तो रिएक्शन तो आएगा ना सर। एक्सट्रीमिस्ट क्यों बन रहे हैं हम लोग क्यों ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं गौरव जी, बात को समझने की आवश्यकता है कि जहां पर गौ हत्या कानून है और वो वहां पर केवल एक मुद्दा नहीं कर सकते, केवल एक मुद्दा नहीं। आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे ले सकते हैं आप में सर? मेरी बात सुन लीजिए, पुलिस ने ठेकेदारी दे दी कि अगर कोई गौ हत्या करने के नाम मध्य प्रदेश के अंदर गौ हत्या बंद है, मध्य प्रदेश में बंद है, और वहां से अगर कोई व्यक्ति लेकर के गाय को जा रहा है और वहां कानून है कि भाई लेके नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, और वो क्या करना चाहिए वहां पर, और कानून व्यवस्था वहां नहीं है, सपोज तो रोकना तो पड़ेगा ना। आप रोकेंगे कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे? अरे पुलिस जब वहां है नहीं और वो गाय की तस्करी कर रहे हैं और पुलिस को ऊपर ये ट्रक चढ़ा देते हैं, आप लोगों को मार देंगे। प्रदेश में कितने सब इंस्पेक्टर पुलिस वाले मार दिए उन्होंने, गौ तस्करों ने पूरा ट्रक चढ़ा के चले जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी ही, आप क्योंकि बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं तो आप बीजेपी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं एक मध्य प्रदेश हिंदू धर्मगुरु होने के नाते गौरव जी अपनी बात रख रहा हूं। और जहां पर जो गलत बोला जा रहा है, पश्चिम बंगाल में जाके देखिए, तारकेश्वर मंदिर है, वहां का चेयरमैन मुसलमान मंत्री बना दिया गया है। वहां खेड़ा साहब नहीं बोलते, वहां पर काजमी साहब नहीं बोलते। कितना उनको दर्द होता होगा उन हिंदुओं को कि वहां पर मंदिर पे एक मुसलमान चेयरमैन बना हुआ है।
वहां कोई नहीं बोलता कांग्रेस वाला। ये तो दर्द है हमारा, काजी साहब भी नहीं बोलते। हम कह रहे गलत है। गलत है, गलत कहने से क्या होता है? मैं भी कह रहा हूँ जो हत्या कर रहे हैं, हत्या जो गलत है मुसलमानों के साथ कर रहे हो गलत है, मैं भी भर्त्सना करता हूँ। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा? आप इसको ऐसे क्यों नहीं देखते कि ये तो हिंदू धर्म की उदारता है कि जहां पर दूसरे धर्मों के लोग भी आपके धर्म में आते हैं और उसके लिए काम करते हैं, ऐसे क्यों नहीं देख सकते आप? नहीं, हम इसलिए नहीं देख सकते इसमें कि हमारे मंदिर के अंदर जब ये हमारे प्रसाद लेते नहीं है, उससे ये अगर काफर होते हैं या छूत होते हैं तो हमारे मंदिर में कैसे घुस सकते हैं? इसी चैनल पर कलमा पड़ा गया और जब मैंने बोला जय श्री राम बोलो तो पीछे हट गया वो व्यक्ति। क्यों इस तरह की भावना? यही मेंटलिटी जो है, इसी से जो हमारे देश का माहौल खराब होता है। आप लोगों की इसी से देश का माहौल खराब होता है। हिंदू बहुत उदारवादी है, वो चींटी की सेवा करता है। माहौल खराब मत कीजिए, देश माहौल आप लोग खराब कर रहे हैं। हामिद अंसारी जैसे सीनियर खराब हो रहा है, उपराष्ट्रपति माहौल खराब कर रहे हैं और माहौल खराब करके चले गए। कासमी साहब, अभी आप मेरे सवाल पे बहुत सही कह देते हैं और अभी मेरे सवाल पे आप सवाल उठा देते हैं, तो सर ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाता हूं। नरेंद्र तनेजा, जवाब दीजिए सर। माहौल खराब बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे माहौल खराब बनाया जा रहा है, तो वाकई अगर प्रधानमंत्री ने भी मुद्दा उठाया तो कुछ तो है सर। अगर हम डीएसपी की लिंचिंग पे सवाल उठाते हैं तो लिंचिंग दूसरी जगह भी हुई है सर। गौरव देखिए, मैं सुन रहा था स्टूडियो में जो आपके अतिथि बैठे हैं, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। देखिए, ये इंसान रहते हैं, अलग धारणाएं हैं, अलग विश्वास हैं, फेथ हैं। अकबर के जमाने का आप इतिहास पढ़िए, मैं आगरा का रहने वाला हूं, है ना, अकबरनामा उठाकर आप पढ़ लीजिए। डिफरेंसेस हो जाते हैं और पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन हमारे देश में जब भी हिंदू मुसलमानों में डिफरेंसेस हुए, हमने रिजॉल्व किया है उनको रिजॉल्व करके हम आगे बढ़े। इतिहास है भारत का, तारीख है हिंदुस्तान की, यही हिंदुस्तान है। हिंदू मुसलमानों ने मिलकर इस मुल्क को बनाया है। अगर मेरे जो आपके साथी स्टूडियो में बैठे जिनको हमसे शिकायत, आप हमसे ये बहस करिए कि भाई कौन से, हम बताइए आपकी कम्युनिटी के लिए हमने कौन से अच्छे प्रोग्राम नहीं लेके आए, रोजगार की समस्या हम कैसे हल करें, जो उनकी स्पेशल स्किल्स हैं उसको और आगे कैसे लेकर के जाएं, हम अच्छी तालीम और कैसे लेकर के, हम इन पे बहस, हिंदुस्तान और अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए बहस करिए। आप कांग्रेस के एजेंडा में क्यों फंसते हैं? मत फंसिए लेफ्ट और कांग्रेस के, वो आपको नहीं बढ़ने देंगे। समझते क्यों नहीं है आप लोग? उसके साथ आप आइए। एक पवन खेड़ा साहब, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड में एक सवाल। यूनिवर्सिटी जाना तो आपको बर्दाश्त नहीं है और आप शिक्षा की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, आप सियासी बातें जो है कोई लेना देना नहीं है। आप सियासत करते हैं, आप 3 तलाक पर हामिद साहब ने कहा है, वेलफेयर नहीं चाहते, आप सियासी समर्थन करते हैं, आप सियासी बंदे हैं। बहुत देर से सवाल पूछना चाह रहा था, पूछ नहीं पाया आपसे। 30 सेकंड है, क्या आप पवन खेड़ा और कांग्रेस ये मानती है कि 3 तलाक कोर्ट के बाहर रिजॉल्व होना चाहिए? क्योंकि तनेजा साहब तो शायद हिमालय से आए हैं, वापस हिमालय चले जाएंगे, बाकी सब सियासी हैं। एक मिनट, पवन खेड़ा, मैंने आपसे जो सवाल पूछा, बाकी सब सियासी लोग हैं, सिर्फ तनेजा साहब हैं जो हिमालय से, वो भी सियासी हैं और वो भी सियासत नहीं कर रहे हैं। आप भी सियासी, आप भी सियासत नहीं करेंगे सर, और इसमें बुराई हम नहीं देखते। करिए अपनी बात, आपका प्रोफेशन है तो आप फॉलो करेंगे। सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि सब 3 तलाक पर कांग्रेस क्या सोचती है? जो हामिद अंसारी साहब ने कहा, वो आप मानते हैं कि वाकई कोर्ट में मामला नहीं जाना चाहिए? मेरे पास समय भाषा मैं नहीं समझता। पवन खेड़ा, देखिए, ये सन्यासी आदमी कोई बोल नहीं, यही बोलते हैं, क्योंकि ये किसी को बोलने तो देंगे नहीं। हम तो सब आप बैठ के, पर इससे पता लगता है, चलिए मुझे लगता है आप इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते पवन खेड़ा साहब, आप हाथ उठा के मैं आपको मौका दे नहीं पाया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल सुरक्षा का भी है, अगर पूछा गया है तो सवाल यह भी है कि 10 साल में आप क्यों नहीं बोले इसको लेकर। सवाल यह भी है कि 3 तलाक को लेकर क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि जो मुद्दा कोर्ट में है उसको कोर्ट के बाहर निपटाया जाए, और क्या ये हामिद अंसारी बोल रहे हैं, ये उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, या किसी पार्टी का नेता बोल रहा है? सवाल ये भी है। फिलहाल हमें लगता है कि ऐसा कोई असुरक्षा का माहौल तो नहीं आया है। अगर कुछ इशू है तो उनको निपटाना जरूर चाहिए। बिग स्टोरी बिग डिबेट, नमस्कार।